Welcome back class to part 3 of chapter 1 in political science class 12th। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टीशन हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हुई, कैसे लोगों के ऊपर वायलेंस हुआ, एट्रोसिटीज़ हुई, फिर गवर्नमेंट ने कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया। उसके बाद नई प्रॉब्लम आई गवर्नमेंट के लिए कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, जो हमारे लिए ब्रिटिश ने प्रॉब्लम एक खड़ी करी थी। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर विद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कि कैसे गवर्नमेंट ने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया, क्योंकि स्टेट्स जो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ टाइम पर थी वो काफ़ी सारी डिफरेंट थी, प्रिंसली स्टेट्स भी थी। तो अब जब सब मर्ज हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे अब हम उनको रीऑर्गेनाइज करेंगे इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑन द बेसिस कि लैंग्वेज लिया गया है, कल्चर लिया गया है, क्या लिया गया है, तो किस बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। देन अब क्या होता है कि जब आपने प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेट कर लिया, तो अब आपके पास उसके आगे की प्रॉब्लम आती है कि जो हम इंटरनल बाउंड्रीज हैं कैसे डिफाइन करेंगे, कि एक पर्टिकुलर बाउंड्री इस स्टेट की है, दूसरी पर्टिकुलर बाउंड्री इस स्टेट की है, ये अलग स्टेट है। क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा था कि ये सब चीज़ें ओवरलैप हो रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं ओवरलैप हो। तो जब ओवरलैप हो रही थी तो वी वांट कि हम एक पर्टिकुलर डिवीजन बना पाए, मार्क कर पाए, बट इसका बेसिस क्या होना चाहिए, तो बेसिस वी वर नॉट श्योर। तो होता क्या है कि बेसिस के लिए काफ़ी सारी डिमांड्स उठती हैं गवर्नमेंट के सामने, कि वन ऑफ द फर्स्ट बेसिस वाज लैंग्वेज, कि आपको लैंग्वेज एक क्राइटेरिया लेना चाहिए जिसकी वजह से आप डिसीजंस ले पाओ, गवर्नमेंट डिसीजन ले पाए स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आप देखते हो कि जब ब्रिटिश ने रूल किया तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग रूल करते थे कि उनको कौन सा एरिया मैनेज करने में आसानी होगी। अब उस एरिया में 2 तरीके की लैंग्वेज बोली जाती हैं, 4 तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। दे डिड नॉट केयर अबाउट इट, दे जस्ट वांटेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव ईज। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने कहा था कि जब व्हेन वी विल गेट इंडिपेंडेंस तो वी विल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक टर्म्स में। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जब पार्टीशन की प्रॉब्लम हुई, पार्टीशन के साथ जो उसका वायलेंस हुआ, तो मेमोरीज ऑफ पार्टिसिपेशन थी गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो दीज वर हॉन्टिंग मेमोरीज, की उस टाइम पर हमने इस बेसिस पर डिवीजन किया था, एंड दैट डिवीजन लेड टू वायलेंस, अट्रॉसिटीज़ एट्सेट्रा। तो जब हमने उसके बेसिस पर किया, अब अगर हम गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेगी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या फिर लिंग्विस्टिक्स, तो वो फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो जो फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वी विल नॉट बी मेकिंग स्टेट्स और रिऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक टर्म्स। हम लोग इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फर्दर डिसरप्शन और फर्दर डिसइंटीग्रेशन होने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम मानते हैं ये बड़ा रीजन है, यहाँ पर 2 लैंग्वेज बोली जाती हैं, ए एंड बी, तो हो सकता है ए में भी कुछ और रीजन हो जिसमें जहाँ पर सी बोली जाती हो, बी में कुछ हो, डी बोला जाता हो, और फर्दर ऐसे डिवीजन होता चला जाए विच विल बी ऑफ नो यूज़, और ये प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता रहेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग नहीं करेंगे। बट अब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है बनाती है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ये बनती है आपकी 1953 में, बट 1953 में इसके बनने के पहले कई सारे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या कमेटी बनानी पड़ती है। तो उन रीजन्स में सबसे पहला होता है कि आंध्रा के लीडर थे पोट्टी श्रीरामुलू, ठीक है, आंध्रा के लीडर थे पोट्टी श्रीरामुलू ये, ठीक। तो इनका पर्पस था कि हमको एक आंध्र प्रदेश का अलग रीजन चाहिए जो कि मद्रास स्टेट से डिफरेंट हो। अब आप समझिए क्यों यहाँ पे ये बात हो रही है। उस टाइम पर क्या था, जो मद्रास प्रोविंस था ऑफ ब्रिटिश टाइम, मद्रास प्रोविंस, इसमें प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारा रीजन, तमिलनाडु के साथ कुछ पार्ट ऑफ केरला, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी। तो मद्रास, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटिश ने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ के लिए सारी चीज़ें करी थी, बट वहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल कल्चर्स थे।
तो पोट्टी श्रीरामुलु ने क्या किया कि मद्रास प्रोविंस में कहा कि नहीं, देयर शुड बी डिवीजन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज एंड तमिल स्पीकिंग एरियाज। क्यों? क्योंकि हमको लिंग्विस्टिक बेसिस पर चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, विशाल आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 56 डेज तक इन्होंने फास्ट किया, जिसके बाद अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ के जो लेजिस्लेटर्स होते हैं जो इस मूवमेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये प्रॉब्लम्स और ना बढ़ जाएं और एग्रीवेट ना हो जाएं, तो गवर्नमेंट अनाउंसेस कि 1952 में हाँ अब हम लोग आंध्र प्रदेश बनाएंगे विच विल बी अ तेलुगु स्पीकिंग एरिया, और ये डिवीज़न हमने प्योरली लिंग्विस्टिक बेसिस पर किया है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर मेंशन भी है जो मैंने अभी आपको बताया। मद्रास प्रोविंस में क्या था, प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। देन मूविंग ऑन, अब आप ये देखो मैप कि इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाती है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है और देखती है कि जो बाउंड्रीज़ को हमको ड्रॉ करना है या फिर जो बाउंड्रीज़ हमको दोबारा से बनानी है स्टेट्स की, वो किस बेसिस पर होनी। तो जब हम देखेंगे कि किस बेसिस पर बनेगा, तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनता है 1953 में, ये कहता है कि हाँ ठीक है कि बाउंड्रीज़ जो होंगी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि लैंग्वेजेस वहाँ पर प्रोमिनेंट कौन सी हैं। मतलब अगर डिवीज़न हुआ है इस पार्ट का दो पार्ट्स में, ए एंड बी, ए और ए में कोई लैंग्वेज बोली जाती है, बी में, तो अगर जो ये बाउंड्री का डिवीज़न है तो ये सजेस्ट करता है कि हाँ यहाँ पर मैक्सिमम लोग यही लैंग्वेज बोलते हैं और यहाँ पर भी सेम चीज़ फॉलो होती है। तो इसी वजह से इस बेसिस पे जो डिवीज़न के लिए एक्सेप्ट करती है कमीशन, और गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करती है 1956 में, जिससे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, एंड 6 यूटीज़ बनती हैं। तो 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ बनती हैं। तो इससे नई चीज़ें आती हैं। अब क्या होता है, क्योंकि डिवीज़न हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो अब हम आगे भी देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होंगी। फिर अब इसमें क्या था कि ये सारी प्रॉब्लम्स लगता है कि जो हम लोगों ने अब फेस करी हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि कम्युनलिज्म भी हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके बाद लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीज़न हुआ, लीडर्स की डेथ हो गई वाइल दे वर फास्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। आपने भी आंसर देखा इसके पहले। तो होता क्या है कि हम गवर्नमेंट को लगा कि ये सारी चीज़ें जो है इंडेंजर करेंगी यूनिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि आज आपने अगर किसी की डिमांड एक्सेप्ट कर ली है तो नेक्स्ट टाइम कोई और डिमांड आएगी जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी अ थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ नेशन। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है, हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था कि बोल ऑफ सैलेड, ठीक है, ये आपने फर्स्ट पार्ट में सुना था, मैंने आपको बताया था बोल ऑफ सैलेड कि डिफरेंट ओपिनियंस है, सबके डिफरेंट यूनिकनेस है, उसके बाद भी दे ऑल आर लिविंग टुगेदर, दे आर मिक्सड टुगेदर। ठीक है, तो वो यूनिकनेस मेंटेन करते हुए, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आती है कि अगर हम लिंग्विस्टिक और रीजनल क्लेम्स को कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें सेपरेटिज्म, डिवीजन, ये सब कम हो जाएगा। और आप देखो तो एक तरीके से ये होता भी यही है कि जब लिंग्विस्टिक बेसिस पर गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है स्टेट्स की डिमांड, तो आप पाओगे कि अब लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होना और स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स के बीच में कि यहाँ पर मेजॉरिटी लैंग्वेज ये है, मेजॉरिटी पीपल ये बोलते हैं, तो इस स्टेट की लैंग्वेज दूसरी कैसे है, वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं, जिससे बाउंड्रीज़ जो बनती हैं वो अब क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज़ बनती हैं और वो आगे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करती हैं। तो जैसे सबको लगता था कि हाँ ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, आगे फर्दर डिवीजन होगा, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तो साथ ही साथ क्या होता है कि इससे नेशनलिटी बढ़ जाती है कि व्हेन एवरीबॉडी इज़ कंटेंटेड कि हाँ ये चीज़ मेरे हिस्से की थी, आई हैव गॉट दिस थिंग, तो आई विल बी यूनाइटेड विद अदर पार्ट्स एज वेल,
कि हाँ हमारा एक रीजन ऑलरेडी है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं, इस बेसिस पर लैंग्वेज फॉर्मेशन के बेसिस पर स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो अब सारी चीज़ें एक टोन में आने लगेंगी, एक फ्रेमवर्क में प्रॉपर फिट बैठने लगेंगी। ठीक है। और अगर आप देखो एक तरीके से तो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं एक हमारा जो हायर गोल था, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। ठीक है, एक गोल था ना हमारा, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। तो अगर हम लोगों ने किसी भी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया लोगों के ऊपर और उनकी लैंग्वेजेस को, उनके आइडियाज़ को सुनकर इन चीज़ों के बेसिस पर अगर हमने प्रोविंसेस को बनाया, स्टेट्स को बनाया, रीऑर्गेनाइज किया, तो कहीं ना कहीं वी आर क्या कहते हैं, फॉलोइंग आर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, और हम लोग अपने एक हायर गोल पे की डाइवर्सिटी मेंटेन कर रहे हैं, विच इज़ जस्ट नॉट लिमिटेड टू कि हाँ इलेक्शन करवा दिया है, इलेक्शन करवा दिया है आपने तो डेमोक्रेसी हो गई कि लोगों ने वोट कर दिया। व्हेन पीपल्स एस्पिरेशंस आर ऑल्सो क्या कहते हैं, सजेस्टेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, तो ये भी एक डेमोक्रेसी का एक रूप है, एक मतलब आप कहोगे ना एक फॉर्म है कि डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं कि आपने जाके कहीं वोट कर दिया, डेमोक्रेसी ये भी है कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव को आपने सुना, समझा और उसको एक्सेप्ट किया, ताकि उसको भी आपने अकोमोडेट कर लिया। तो कमिंग बैक टू आवर गोल, अकोमोडेटिव नेचर ऑफ इंडिया, जो हमारे लीडर्स ने सोचा था वो चीज़ें हम लोगों ने करते भी गए टाइम टू टाइम, जो आप यहाँ पर देखते हो। ठीक, फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं न्यू स्टेट्स के, तो ये हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात सौराष्ट्र में थे। ठीक है, सौराष्ट्र का रीजन था, तो उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे उस टाइम पर, सौराष्ट्र और बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला जो रीजन था। ठीक, ये ब्रिटिश के टाइम पर था, तो इसमें को बाइफरकेट करके 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात बना दिया। पंजाब को ट्राइफरकेट कर दिया हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था वो पंजाब में चला गया, जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था वो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आ गया। मेघालय को असम से ले आए, मेघालय को असम से कार्व आउट कर लिया 1972 में। मणिपुर और त्रिपुरा ऑलरेडी आपको पता है असेशन के थ्रू एक यूनियन टेरिटरीज थी, इनको भी स्टेटहुड मिल जाता है 1972 में। मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में स्टेट्स बन जाते हैं फुल फ्लेजेड, इसके पहले ये यूनियन टेरिटरीज थी। तो हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें ओवर द टाइम होती रहती हैं। नागालैंड भी बन जाता है इन 1963। ठीक है, ये आपका नागालैंड। फिर आप देखते हो उसके बाद 2000 के अराउंड झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा बेसिस का फॉर्मेशन होता है। अब लैंग्वेज नहीं है, अब फॉर्मेशन का बेसिस है कि जो क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी है कल्चरल के साथ साथ आपकी रीजनल इम्बैलेंस जो है आपका डेवलपमेंट में, तो उसके लिए इन एरियाज़ को सेपरेट करके इनका फर्दर डेवलपमेंट क्यों होता है। उत्तराखंड वाले कहते हैं कि उत्तराखंड का जो एरिया है वो यूपी के मेन एरिया से कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो इसीलिए उसका मैनेजमेंट भी अलग तरीके से होना चाहिए, इसीलिए उसको कार्व आउट कर देते। सेम चीज़ छत्तीसगढ़ में एंड झारखंड में भी होती है। फिर आप देखते हो तेलंगाना को बाइफरकेट कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश से, और 2 जून 2014 को तेलंगाना फॉर्म हो जाता है। तो आप देखते हो ओवर द टाइम कितनी सारी चीज़ें चेंज होती गई यहाँ पर, और आपने देखा कि क्या बेसिस था, उसके लिए क्या डिसीजन लिया गया और कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरा कंक्लूड कर देता है कि पार्टीशन के रीजंस क्या थे, पार्टीशन हुआ तो क्या प्रॉब्लम्स आई, पार्टीशन के बाद आपने स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया, प्रिंसली स्टेट्स के साथ आपने कनेक्शन कैसे बनाए कि दैट दे वर मेड पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। फिर उसके बाद आपने देखा कि लिंग्विस्टिक फॉर्म के लिए स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है 1953 में, जो कहता है कि हाँ लिंग्विस्टिक फॉर्म इज़ नेसेसरी टू डिवाइड स्टेट्स इनटू मल्टीपल स्टेट्स या उनके पार्ट्स में। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक फॉर्म इंपॉर्टेंस में आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में समझ ली, तो अब आपको इसमें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट
कमेंट करिएगा अपने डाउट, ठीक है, और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लूँगा। जब हम लोग इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे तो हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, और उसके बाद मैंने सोचा है कि कुछ चैप्टर्स आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड फ्यू चैप्टर्स, 3-4 चैप्टर्स हो जाएं, फिर वी विल बी डिस्कसिंग PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके आंसर कैसे करने हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मुझे भी बता सकते हो कि मैं कैसे और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।